हाँ तो कैसे हो दोस्तों। आप देख रहे हैं द हॉरर एक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो सिर्फ रातों को नहीं जगाती, रूह को भी हिला देती हैं। अगर आप भी उन सच्चाइयों को सुनना चाहते हैं जो हवा में घुली होती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी कोठी की जो कोहरे में नहीं, खुद कोहरे में बदल चुकी है। राजस्थान के बूंदी जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है, धनकपुरा। वो जगह कभी रियासतों का ठिकाना हुआ करती थी, लेकिन अब बस वीरान खंडहर और धुंध के बादल। कहते हैं वहां एक पुरानी कोठी है, भट्टा हवेली, जो इतने सालों से बंद पड़ी है कि लोगों ने उसका रास्ता तक भूलना शुरू कर दिया है। पर एक आदमी था जिसने उसे ढूंढा। राजीव चौधरी, जयपुर का एक 42 साल का रियल एस्टेट बिजनेसमैन, एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीनों में दिलचस्पी लेने आया था। लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। भट्टा हवेली बिकाऊ है, लेकिन जो वहां गया वो वापस नहीं आया। राजीव हंसा। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब कहानियां हैं किसानों को डराने के लिए। उसने हवेली का पुराना नक्शा मंगवाया और एक रविवार की सुबह अपने 2 साथियों, सुरेश ड्राइवर और अर्जुन फोटोग्राफर, के साथ निकल पड़ा धनकपुरा की ओर। रास्ता सीधा नहीं था, हर तरफ घना जंगल, टूटी सड़कें और अजीब कोहरा जो सूरज चढ़ने के बावजूद कम नहीं हो रहा था। अर्जुन ने कहा, सर, आपको ये धुंध अजीब नहीं लगती? जैसे ये ठंडी नहीं, भारी है, सांस पर बोझ डालती है। राजीव ने मजाक उड़ाया। तू बहुत डरता है यार, बस हवेली की फोटो लेना और निकलना। हवेली दिखाई दी, सचमुच विशाल, लेकिन जैसे समय की परतें उस पर जमा हो गई हों। चारों ओर सूखे पेड़, जिन पर न पत्ते थे न पक्षी। हवा चलती नहीं थी, रुक रुक के फुसफुसाती थी। राजीव ने लोहे का भारी दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से होकर गुजरी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर अब भी लटक रहा था, पर वो हिल नहीं रहा था। इस जगह को बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। राजीव मुस्कुराया, लेकिन तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा कहीं दूर से धीरे से हंस रहा हो। क्या आपने सुना? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। राजीव चुप हो गया। सुरेश ने डरते हुए पूछा, सर, वापस चलें? राजीव ने कहा, बस आधा घंटा, अंदर घूमकर देखते हैं, फिर निकलेंगे। वे तीनों हवेली की ऊपरी मंजिल पर गए। कमरे खाली थे, लेकिन एक कमरा बंद था। दरवाजे पर ताले के नीचे लाल धागा लिपटा था, जैसे किसी ने कुछ बांध रखा हो। राजीव ने बोला, तो ये है वो कमरा जिससे सब डरते हैं। उसने जैसे ही ताला छुआ, पूरा हवेली कांप उठी और कोहरा हवेली के अंदर घुसने लगा। राजीव का हाथ ताले को छूते ही ठंडा पड़ गया। उसके शरीर में जैसे एक झटका सा दौड़ गया, पर उसने हार नहीं मानी। झुंझलाकर उसने ताला तोड़ दिया। चटक, ताले के खुलते ही हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सुरेश ने कांपते हुए कहा, सर, कुछ गलत हो रहा है, ये जगह अब वैसी नहीं लग रही। राजीव ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुप्प अंधेरा था। फ्लैशलाइट जलाते ही उनके सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर काले धब्बे, फर्श पर जले हुए निशान और बीच में एक लोहे की झूली जो बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। अर्जुन ने फौरन कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो कमरे से अलग था। स्क्रीन पर एक औरत बैठी थी उस झूली में। उसके बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ और सफेद साड़ी, जैसे कोई रस्म अधूरी छोड़ दी गई हो। ये क्या है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। राजीव ने स्क्रीन को देखा और एकदम गुस्से में बोला, ये कोई रिफ्लेक्शन होगा, डर फैलाने की चाल है, मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। वे तीनों अंदर फंस चुके थे। झूली की गति तेज हो गई। दीवारों से जैसे किसी की चीखें आने लगीं। मैं अब भी यहीं हूं, मैं गई नहीं हूं, तुमने बुलाया है मुझे। राजीव दीवार से टिक गया। ये क्या हो रहा है यार? अर्जुन का कैमरा अब टूट चुका था और फिर उसने देखा झूली अब खाली थी, लेकिन उनके पीछे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, बिना चेहरा, बस एक काली राख जैसी आकृति। उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझे देख चुके हो। फिर अचानक बिजली जैसी चमक और एक झटका। अर्जुन बेहोश हो गया। राजीव और सुरेश ने मिलकर जैसे तैसे दरवाजा खोला
और कमरे से बाहर भागे। पूरी हवेली का माहौल अब बदल चुका था। दीवारों पर नए निशान उभर रहे थे, खून से लिखे नाम, पुरानी तारीखें और एक ही शब्द बार बार, लौट जाओ। राजीव ने सुरेश से कहा, हमें अर्जुन को उठाकर बाहर निकलना होगा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं। लेकिन बाहर जाने के दरवाजे पर एक और ताला लग चुका था, जो उन्होंने कभी लगाया ही नहीं था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, सर, लगता है अब वो हमें नहीं जाने देगी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर वो ताला, जो उन्होंने कभी लगाया ही नहीं था, अब लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। राजीव जोर से चिल्लाया, ये क्या मजाक है? ये ताले अपने आप कहां से आ गए? सुरेश घबराकर बोला, सर, वो औरत वो झूली में थी और अब वो यहां है, हमें नहीं जाने देगी। राजीव ने अर्जुन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें धीमी हो चुकी थीं। उसके माथे पर किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा था, देख लिया, अब छोड़ा नहीं जाएगा। एक ठंडी लहर हवेली के अंदर से बह निकली। दरवाजों के पीछे से धीमी सरसराहटें आने लगीं, जैसे कोई कोनों में चल रहा हो, नजदीक आता जा रहा हो। हमें ऊपर जाना होगा, विक्रम ने कहा। नीचे कोई रास्ता नहीं बचा और बाहर जाना मुमकिन नहीं। वे हवेली की दूसरी मंजिल की ओर भागे। सीढ़ियां चरमराती थीं, लेकिन गिरती नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर स्थिर रखा हो, ताकि शिकार भाग तो सके पर बच न सके। ऊपर एक कमरा था, बुरी तरह से बंद। दरवाजे पर लोहे की सलाखें जड़ी थीं और एक पुराना बोर्ड लटका था, यहां न खोलें, शांति भंग न करें। राजीव को जैसे जिद आ गई। उसने कहा, अब तो यही खोलूंगा, शायद यही इसका रहस्य है। सुरेश चिल्लाया, सर नहीं, एक कमरे ने पहले ही हमें फंसा दिया, ये दूसरा अगर खुल गया तो शायद हम। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजीव ने दरवाजा खोल दिया। भीतर सिर्फ राख थी, जले हुए लकड़ी के टुकड़े, टूटे घड़े और एक दीवार पर छपा काला हाथ, जैसे किसी ने आग में जलते हुए अपनी आखिरी छाप छोड़ी हो। और दीवार के सामने बैठी थी एक औरत। सिर्फ हड्डियां बची थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, जैसे समय ने उसे नहीं छुआ। उसने गर्दन घुमाई और धीरे से फुसफुसाई, क्यों आए तुम? मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, जिसे जिंदा जलाया गया था, उसी कोठी में, उसके चीखों से ही ये कोहरा बना। हर उस इंसान की रूह इस कोठी में बसी है जो मुझे देखने आया, और अब तुम भी। तभी झटका लगा, सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे में आग सी चमक फैल गई, राख उड़ने लगी और उससे बनी एक आकृति अब हवा में तैर रही थी। औरत की नहीं, किसी बच्चे की। राजीव ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? और वही आवाज गूंजी, जिसे मैंने जन्म दिया और जिसने मेरे साथ मरना नहीं चाहा, अब वो भी नहीं मरेगा। कमरे की राख अब हवा में घूमते हुए एक बच्चे का चेहरा बना रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा आरोप था। राजीव पीछे हट गया। ये बच्चा, ये किसका है? दीवार से फिर वही जली हुई औरत की फुसफुसाती आवाज आई, मेरा। लेकिन लोगों ने उसे कभी मेरा नहीं माना। मुझे कोठी के नाम पर कलंक कहा, और इस कोठी को शुद्ध करने के लिए मुझे इसी कमरे में जिंदा जला दिया गया। सुरेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। और बच्चा, उसे इस कोठी की नींव में दफना दिया गया, ताकि उसकी चीखें ईंटों में घुल जाएं और कोई सुन न सके। अब कमरे की दीवारें खुद हिलने लगी थीं। काले धब्बे उभरकर किसी जले हुए इंसान की आकृति बनाते जा रहे थे। राजीव अब हिम्मत हारने लगा था। हमें यहां से निकलना होगा, ये सब हमारे बस से बाहर है। लेकिन तभी अर्जुन, जो अब तक बेहोश था, खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। उसके चेहरे पर वो बच्चे की परछाई उतर चुकी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब रास्ता भी खोलो। कौन हो तुम? राजीव ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन की आवाज अब किसी बच्चे की नहीं थी। वो एक साथ कई आवाजें बोल रही थीं, बच्चे की, औरत की और किसी बूढ़े आदमी की। हम सब हैं, जो कभी इस कोठी का हिस्सा थे और अब इसी के कोहरे में घुल गए हैं। सुरेश और राजीव ने देखा, कमरे की राख अब पूरे हॉल में फैलने लगी थी। हर कोना अब सांस लेने लगा था।
जैसे कोठी खुद जीवित हो रही हो। नीचे चलो, अर्जुन ने इशारा किया। वो दरवाजा अब खुल गया है। कौन सा दरवाजा? सुरेश ने कांपते हुए पूछा। वो दरवाजा जिससे अब तक कोई नहीं लौटा, जहां उसे दफनाया गया था, जिसे कोठी की आत्मा कहते हैं। राजीव ने देखा, सीढ़ियां अब अंधेरे में बदल रही थीं, जैसे नीचे कोई दुनिया हो जहां सिर्फ साए रहते हैं। तुमने हमें जगा दिया है, अब हमें पूरा देखना होगा। राजीव, सुरेश और अर्जुन, जो अब पूरी तरह किसी आत्मा के प्रभाव में था, धीरे धीरे उन सीढ़ियों की ओर बढ़े जो हवेली के तहखाने की ओर जाती थीं। वो तहखाना जिसे कभी खोला ही नहीं गया, या शायद जो कभी बंद ही नहीं हुआ था। हर कदम के साथ दीवारें संकरी होती जा रही थीं। हवा भारी और सड़ी हुई, जैसे सदियों से कोई सांसें भीतर कैद हों। सुरेश ने कांपते हुए कहा, सर, ये जगह ये इंसानों के लिए नहीं बनी है। राजीव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने एक विजन आने लगा था। वो औरत जलाई जा रही थी, लोग हंस रहे थे, कोठी के बाहर तालियां बजाई जा रही थीं, और भीतर एक छोटा बच्चा दरवाजे की दरार से देख रहा था, अपनी मां को जलते हुए। राजीव का सिर चकरा गया। ये सब मैं कैसे देख रहा हूं? अर्जुन, या जो अब अर्जुन नहीं रहा है, बोला, क्योंकि तुम वो हो जिसने दरवाजा तोड़ा। अब तुम्हें सब देखना होगा। नीचे पहुंचते ही एक खुला, गोल तहखाना दिखा। बीच में एक गड्ढा, जिसमें पानी नहीं, सिर्फ राख थी। चारों ओर ईंटों की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे बच्चों को वहां अंदर बंद किया गया हो। सुरेश जोर से चीखा, सर, देखिए, दीवार हिल रही है। और सचमुच दीवार की एक ईंट खिसक रही थी। उसके पीछे से एक हड्डियों से बना हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर दीवार तोड़कर एक छोटा बच्चा बाहर निकला। उसके चेहरे पर मां की झुलसी हुई साड़ी लिपटी थी। तुमने देखा, तुमने सब देखा। राजीव घबरा गया। तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ जानना चाहता था ये कोठी क्यों डरावनी है। मैं सिर्फ खरीदना चाहता था, क्योंकि हम बिके थे। हमारी मौतें, हमारी चीखें, ये दीवारें, सब तुम्हारे जैसे लोगों ने खरीदी थीं। अब हम तुम्हें बेचेंगे। तहखाने के कोने कोने से अब परछाइयां निकलने लगीं। हर परछाई एक कहानी थी, एक नौकर की, एक बच्ची की, एक अधूरी दुल्हन की, और सबकी आंखों में एक ही लपट, तुम हमारे हिस्से के डर बनोगे। अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन अब वो चिल्ला नहीं रहा था, वो हंस रहा था। राजीव और सुरेश ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब उनके पीछे दीवार थी, और सामने एक खुला गड्ढा, और हाथ जो उन्हें खींचने के लिए उठे थे। राजीव और सुरेश उस तहखाने के भीतर अब फंस चुके थे। सामने उभरे हाथ राख जैसे नहीं थे, वो गर्म थे, जैसे ताजा जले हुए हों और अब भी किसी चीज को कसकर पकड़ना चाहते हों। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यहां क्या हुआ था। तभी तहखाने की दीवारों से एक गूंजती आवाज आई, जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। सुरेश ने कांपती निगाहों से चारों ओर देखा। अब वहां सिर्फ वो और राजीव नहीं थे, बल्कि दीवारों से धीरे धीरे इंसानी आकृतियां निकल रही थीं। सिर्फ साए, मगर जैसे जिंदा हों। हर साया बोल रहा था, हमें कभी दफनाया नहीं गया, हमसे हमारा नाम छीन लिया गया, और अब तुम भी वही बनोगे, नाम के बिना, अस्तित्व के बिना। एक कोना तेजी से चमकने लगा। वहां कुछ उभरा, एक पुराना रजिस्टर, सड़ा गला, मगर उसमें कुछ नाम अब भी दिखाई दे रहे थे। राजीव ने कांपते हुए उसे उठाया। पहला नाम गौरी, 21 वर्ष, अपराध प्रेम में पड़ना। दूसरा नाम इम्तियाज, बावर्ची, अपराध गवाही देना। तीसरा नाम मीरा, 9 वर्ष, अपराध साक्षी होना। और फिर आखिरी पन्ने पर नाम अधूरा, अपराध कोठी का दरवाजा खोलना। राजीव के हाथ कांप उठे। ये तो मेरे बारे में है, सुरेश ने कांपते हुए कहा। सर, ये सब लिखा जा चुका था। आपका नाम पहले से ही इस कोठी के इतिहास में था। मतलब ये सब तय था। अचानक तहखाने का फर्श टूटने लगा। राजीव और सुरेश दोनों नीचे खींचे जाने लगे, लेकिन तभी रजिस्टर से एक पन्ना उड़कर राजीव के सीने पर चिपक गया। पन्ने पर लिखा था, मुक्ति का मार्ग केवल एक है, सच को सबके सामने लाना। राजीव चीख पड़ा,
कैसे? मैं बाहर कैसे जाऊं? ये कोठी हमें नहीं जाने देगी। पर एक रहस्यमयी दरवाजा तहखाने की दूसरी दीवार पर उभर आया, लोहे की पट्टियों से ढंका, लेकिन उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, जो भय को स्वीकारेगा वही गुजरेगा। राजीव ने बिना कुछ सोचे उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। सुरेश पीछे था, लेकिन तभी किसी हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। सर, बचाइए! राजीव मुड़ा, लेकिन हाथ बहुत तेज थे। तभी रजिस्टर से निकली एक सफेद रोशनी सुरेश को छू गई और हाथ पीछे हट गए। दोनों दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागे। उन्हें लगा वो बच गए हैं, लेकिन हवेली की दीवारों पर एक नई दरार बन चुकी थी और उस पर लिखा था, सिर्फ भागना नहीं, अब सच कहना भी पड़ेगा। कोठी के उस रहस्यमयी दरवाजे से निकलने के बाद राजीव और सुरेश एक बार फिर हवेली के भूतल पर आ पहुंचे। सूरज अब ढल रहा था, लेकिन कोठी के चारों ओर का कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। दोनों जमीन पर गिर पड़े, जैसे सदियों से भाग रहे हों, सांसें तेज, दिल डूबता हुआ। राजीव ने पसीने से तरबतर होकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, पर हम बस यूं ही नहीं जा सकते सर। वो दरवाजा क्यों खुला? वो रजिस्टर क्यों आपको दिखा? आपका नाम उसमें क्यों था? राजीव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि शायद मैं ही वो पहला आदमी हूं जिसने कोठी के इतिहास को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया। शायद इसीलिए मुझे वो सच्चाई दिखाई दी। पर तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक झनझनाती आवाज आई। दरवाजा फिर से खुला, लेकिन अब उसके दोनों तरफ तेल से जली हुई मशालें जलने लगीं। किसी ने उनकी वापसी की इजाजत दे दी थी। राजीव ने कहा, सुरेश, चलो, अब हमें ये जगह छोड़नी होगी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, कोहरा एक आखिरी बार उठा और फिर छंट गया। धनकपुरा का आसमान अब साफ था, लेकिन हवेली वो पहले से ज्यादा काली लग रही थी, जैसे अपने भीतर फिर से सब समेट चुकी हो। एक हफ्ता बाद जयपुर राजीव ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पत्रकार, वकील, प्रशासन सब मौजूद थे और आज पहली बार उसने भट्टा हवेली का सच सबके सामने रखा। उसने सब बताया, उनका वहां जाना, वो बंद कमरा, झूला, राख, रजिस्टर, तहखाना और वो आत्माएं। मैं जानता हूं, राजीव बोला, आप में से बहुत से लोग मुझे पागल समझेंगे, पर मैंने जो देखा वो अब सिर्फ मेरा डर नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश में बहुत सी कोठियां, हवेलियां, जगहें हैं जहां सच्चाई को कहानी बनाकर दबा दिया गया, लेकिन हर दबी हुई आत्मा कभी न कभी अपनी आवाज वापस चाहती है। अचानक भीड़ में बैठे एक आदमी ने सवाल पूछा, अगर आप वहां से बाहर आ सकते हैं, तो क्या वो आत्माएं भी अब बाहर आ सकती हैं? सवाल चुप्पी में बदल गया। राजीव ने धीरे से जवाब दिया, अगर कोई और दरवाजा खोले तो हां। राजीव ने भट्टा हवेली का सच सामने लाकर सोच लिया था, अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन असली खौफ वहीं से शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद ही जयपुर के महेश नगर थाने में एक अजीब रिपोर्ट दर्ज हुई। एक खाली भूखंड के पास से रोज रात किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कभी बच्चे की हंसी, कभी जली हुई साड़ी की बू, और कई बार वहां से गुजरने वाले लोगों के गले पर जलने के निशान पाए गए हैं। उस भूखंड का रजिस्ट्रेशन नाम चौधरी प्रॉपर्टीज, राजीव के ऑफिस का। सुरेश ये सुनकर कांप उठा। सर, लगता है वो हमारे साथ ही आ गई है। राजीव खुद भी डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत की। वो उसी रात उस भूखंड पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खंभा था जिस पर किसी ने लाल धागा बांध रखा था, और फिर उसी क्षण हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, दरवाजा खुल गया है, अब हम सीमाओं से बंधे नहीं हैं। अगले दिन राजीव ने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया। हम जो करने जा रहे हैं वो आसान नहीं होगा। हमें हर उस जगह जाना होगा जो इस हवेली से जुड़ी है। वो सारे कच्चे दस्तावेज, वो नक्शे, वो पुराने केस, वो नाम जो मिटा दिए गए थे। और यहीं से शुरू हुआ एक मिशन जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन भत्ता, SACH-7। राजीव ने स्थानीय मीडिया, NGO और पुरातत्व विभाग से संपर्क किया। कुछ ने उसे गंभीरता से लिया, कुछ ने उसे पागल कहकर टाल दिया, पर फिर भट्टा हवेली से जुड़े 4 और नाम मिले। रमेश सिंह, 1986, कोठी में बिजली लाइन बिछाते हुए गायब। सपना जोशी,
1974 कोठी के पास आखिरी बार देखी गई दुर्गा देवी 2003, जिनकी जलती हुई लाश हवेली के पीछे मिली वकील सुभाष अग्रवाल 2008, जिन्होंने हवेली की बिक्री रोकने की याचिका दायर की थी और बाद में पागल घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे। राजीव ने फाइलें इकट्ठा की, नाम जोड़े, और तब सामने आया एक पुराना पट्टा जिस पर खून से कुछ उकेरा गया था। हम मिटा दिए गए थे, अब हम तुम्हारे नाम में बसेंगे। राजीव अब भट्टा हवेली से जुड़े हर उस दस्तावेज, हर उस इंसान और हर उस दास्तान को जोड़ चुका था जो दशकों तक दबी रही। लेकिन जैसे जैसे वो नाम इकट्ठा कर रहा था, उसके जीवन में भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात राजीव के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। सर्द हवा नहीं, बल्कि गर्म जलती हुई बदबूदार हवा अंदर घुसी। आईने पर कुछ लिखा था, उंगलियों से खुरचा हुआ। अब तुम हमारे साथ हो, तुमने हमारी कहानी चुनी, अब तुम्हें उसका हिस्सा बनना होगा। अगली सुबह राजीव के घर के बाहर एक पुराना चिट्ठा पड़ा था। उसमें सिर्फ एक पंक्ति, तुम जिनका नाम उजागर कर रहे हो, क्या खुद का नाम मिटाने को तैयार हो? राजीव अब भी रुका नहीं। उसने फैसला किया, एक सार्वजनिक मंच से सबको बुलाकर एक अंतिम खुलासा करने का। धनकपुरा प्राचीन कोठी सत्य सम्मेलन नाम रखा गया और सैकड़ों लोग जमा हुए। राजीव मंच पर चढ़ा, उसके हाथ में वही भट्टा हवेली का रजिस्टर था। आज मैं आप सबके सामने उन नामों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिन्हें भुला दिया गया, जिन्हें जला दिया गया, जिन्हें दफना दिया गया। जैसे ही उसने पहला नाम पढ़ा, गौरी देवी, उम्र 21, अपराध, प्रेम करना। हॉल की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। दूसरा नाम, मीरा, उम्र 9, अपराध, कुछ जान जाना। मंच पर लगे माइक से एक चीख गूंज गई। राजीव डगमगाया, लेकिन रुका नहीं। फिर जैसे ही उसने आखिरी नाम पढ़ा, नाम, अधूरा, अपराध, दरवाजा खोलना, पूरा हॉल अचानक काले धुएं से भर गया। लोग भागने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ बेहोश। राजीव खड़ा रहा। धुएं से एक आकृति निकली, वही औरत, वही झुलसी साड़ी, वही आंखें। अब तुमने सब कह दिया, उसकी आवाज गूंजती रही। अब मैं जा सकती हूं, पर तुम नहीं। फिर रजिस्टर की आखिरी पंक्ति अपने आप बदल गई। राजीव चौधरी, नाम पढ़ा, अब नाम मिटाया गया। अगली सुबह समाचारों में एक सनसनीखेज खबर चली। जयपुर में सत्य सम्मेलन के दौरान अचानक आग लगने से 2 लोगों की मौत। एक व्यक्ति का शरीर नहीं मिला, सिर्फ जलती राख और एक अधूरा नाम। सत्य सम्मेलन के बाद सब कुछ जैसे थम गया। कोई सुरेश को नहीं ढूंढ पाया, राजीव का शरीर कभी नहीं मिला। बस जो मिला वो था रजिस्टर, झुलसा हुआ, मगर अब उसमें एक नया नाम लिखा था, राजीव चौधरी, अंतिम गवाह। उसके नीचे एक कोरा पन्ना खुला था, जैसे इंतजार कर रहा हो अगले किसी नासमझ इंसान के लिए जो उस कोठी का दरवाजा फिर से खोल दे। 3 महीने बाद धनकपुरा गांव कोठी अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसका रंग गहरा काला हो चुका है। उसके चारों ओर किसी अदृश्य दीवार सी है, जिसके पार जाते ही मोबाइल नेटवर्क बंद, घड़ी रुक जाती है और कोहरा गाढ़ा हो जाता है। गांव के लोग अब उस ओर देखना भी बंद कर चुके हैं। पर एक दिन एक युवक आया, कविता लिखने का शौक रखने वाला पत्रकार। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आप सब कोठी की सच्चाई पर भरोसा करते हैं? गांव वाले चुप रहे। फिर एक बूढ़ी औरत बोली, भरोसा नहीं बेटा, डर करते हैं। जो चीज दिखती नहीं वो ज्यादा सच होती है। पर वो युवक रुका नहीं। उसने कहा, मैं जाकर वहां की तस्वीरें लाऊंगा, सच सबको दिखाऊंगा। रात को उसी कोठी के बाहर से कुछ आवाजें आईं। वही झूला, वही दीवारों से निकलते साए, और अब रजिस्टर में एक नया नाम और जुड़ गया था, अज्ञात आगंतुक। वही अपराध, दरवाजा खोलना। कोठियां दीवारों से नहीं बनती, वो डर, अन्याय और अधूरे जीवन से बनती है। और जब तक अधूरे नाम जिंदा है, भट्टा हवेली का दरवाजा फिर खुलेगा। और इस तरह खत्म होती है आज की हमारी कहानी, कोहरा और कोठी। एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि हर सच्चाई की एक कीमत होती है और हर कीमत का एक साया। आप देख रहे थे द हॉरर एक्स, जहां डर हकीकत बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां अगली कहानी का दरवाजा भी जल्द खुलने वाला है।
मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान के साथ, सिर्फ द हॉरर एक्स पर। तब तक के लिए बाय बाय।